नमस्कार, एग्री मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज के इस एग्री मीटर में हम कैस्टर के बाज़ार पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे कैस्टर पर जो है विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। अजय सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब बीते 2 सालों की अगर हम लोग तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो इस साल जनवरी फरवरी के दौरान कैस्टर ऑयल की जो एक्सपोर्ट की डिमांड में गिरावट रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक्सपोर्ट डिमांड घटने की वजह क्या मान रहे हैं आप? नमस्कार हर्ष। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नव हफ्ते की शुभकामनाएं। बिकॉज जिस तरह से हमने ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, तो पिछले हफ्ते की अनसर्टेनिटी अलग थी, ये अनसर्टेनिटी, और ये अनसर्टेनिटी ही सबसे बड़ा कारण है कि जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, एक आज 5वां हफ्ता है जहां पे हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी है, जिसके चलते फ्रेड, इंश्योरेंस, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो टाइमिंग, अगर नंबर्स आपके सामने है, उस पर भी अगर आप देखोगे तो 2026 में और 2024 से कंपेयर करेंगे या 25 से कंपेयर करेंगे, तो काफी हद तक हमने डिटोरेशन आते हुए देखा। उसमें ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, स्लो डाउन, और खास करके अगर हम कैस्टर की बात करें तो चाइना सबसे बड़ा मार्केट रहा है, और पिछले 2-3 सालों में चाइना पे कंसिस्टेंटली हमने दबाव आते हुए देखा, जिसके चलते ये नंबर्स में खराबी। हालांकि रुपए में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं लुक्रेटिव बहुत ही देता है, बट अगली कंट्री के भी जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल बने हुए हैं, जिसके चलते हमने देखा कैस्टर के प्राइजेस में ये दबाव आता हुआ दिखाई दिया। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि चालू वित्त वर्ष अप्रैल से फरवरी के दौरान हमने देखा कि यहाँ पे जो कैस्टर मील का जो एक्सपोर्ट है वो करीब 9% कम रहा है। कैस्टर मील के एक्सपोर्ट में जो गिरावट की, आप इसमें क्या वजह देख रहे हैं, और आगे भी क्या विदेशी मांग कमज़ोर रहने की स्थिति दिख रही है आपको यहाँ पर? देखिए, कैस्टर एक एडिबल कमोडिटी नहीं है, ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। और इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एनर्जी की उपयोगिता बढ़ती है। तो जिस ढंग से कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में एनर्जी क्राइसिस के चलते पूरे ही सेक्टर, कोई भी कमोडिटी जो एक्सपोर्ट में जा रही है उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। हालांकि कैस्टर मिल के जो नंबर्स आप देखोगे, कोई ज्यादा फॉल जैसी सिचुएशन नहीं है। 24-25 के आंकड़े के मुकाबले अभी देखें तो 8-8.5% की हम गिरावट जरूर देख रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि टाइमिंग, ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसकी वजह से खपत में कमी है, और खास करके जो लागत है वो काफी बढ़ी हुई है। इंडिया में अगर हम देखें तो कैस्टर सीड का जो प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ा हुआ है, जिसके चलते सप्लाई काफी अच्छी। तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि हम एक्सपोर्ट पे ज्यादा डिपेंड करें, लेकिन ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी की वजह से इंडिया के जो ऑयल मिल के एक्सपोर्ट है, खास करके चाइना में तो सर्ज हुआ है, बट कैस्टर मिल जो है वो थोड़े से क्रुशियल दिखाई दे रहे हैं टाइमिंग। ठीक है सर। अच्छा सर, जो सी है उसने कैस्टर उत्पादन को लेकर 11% बढ़ने का यहाँ पे अनुमान जारी किया है। सरकारी अनुमान भी जो है वो ज़्यादातर उत्पादन को लेकर जो है साफ तौर पे इस तरह की इंडिकेशन देता है। आप कैस्टर उत्पादन को लेकर क्या आपका मानना है? यहाँ पे क्या किस तरह की स्थितियाँ बनती हुई दिख सकती हैं? देखिए, बिल्कुल सी ने जो फोरकास्ट किया वहां पे 11% की ग्रोथ बताया है प्रोडक्शन में, जो लगभग 17.6 लाख टन के बियॉन्ड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम देखें कि गवर्नमेंट के नंबर्स भी ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं, जहां पे गुजरात करीबन 13.65 लाख टन का कंट्रीब्यूट करता है, राजस्थान 3.22 लाख टन का। वेदर के कंडीशन ठीक ठाक रहने की वजह से और एरिया अंडर कल्टीवेशन इंप्रूव है। हाँ, एवरेज यील्ड भी जो है वो अब 1977 के करीब है, जिसके चलते हमने देखा है कि ये प्रोडक्शन मेट आउट होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन टाइमिंग जो हमने डिमांड देखा है वो कहीं ना कहीं कंसर्न है। इसके लिए इनिशियली तो गिरावट देखी थी, बट उत्पादन इस बार अच्छा है। कुछ जगह पे बताया जा रहा है कि 18 के आसपास का भी उत्पादन मिल जाए, बट हम बोल सकते हैं पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 से 11% का उत्पादन में हमने बढ़ोतरी आते हुए देखी, जिसमें यील्ड, मौसम और एरिया, ये 3 बड़े कॉन्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाई दिए हैं। अच्छा सर, क्योंकि मैं गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी बड़ी, मैं उसको पढ़ रहा था यहाँ पर, तो उसने कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इम्पैक्ट जो है वो खास तौर पे फर्टिलाइज़र, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो एमरूट होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो काफ़ी बाधित होगा यहाँ पर। और इनका कहना है कि मक्का और ख़ास तौर पे जो अनाज फसलें हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ती दिखेगी। आप कैसे देख रहे हैं फूड इन्फ्लेशन को? किस तरीके की स्थितियाँ देख रहे हैं यहाँ पर, जो खास तौर पर मक्का है वो क्या कंसर्निंग आपको लग रहा है सर यहाँ पर?
देखिए यार, बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस ढंग से कच्चे तेल या हम एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे फर्टिलाइज़र का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। एक एबिलिटी होना और दूसरा ये साल आईएमडी के जो अनुमान आ रहे हैं स्काईमेट के, इस बार पानी कम रहने की उम्मीद है। हमारा जो समर का जो विंडो है वो थोड़ा-सा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम देखेंगे इस बार क्रॉप पे भी इम्पैक्ट रहा है। हालाँकि पिछले 2 साल में फूड इन्फ्लेशन हमने ग्लोबल मार्केट के मुकाबले काफ़ी कम रखा है और काफ़ी नीचे भी रहा है। जिस ढंग से हमने पल्सेस के या फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शंस है, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। बट अब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चिंता की बात है, एक तो बारिश, दूसरा फर्टिलाइज़र और तीसरा अगर हम देखें तो भाव में जो उठा-पटक हो रखी है, उसके चलते अब क्लैरिटी नहीं है फार्मर किस ओर मूव होता हुआ दिखाई देगा। कैस्टर में भी हमने देखा इसी के चलते पिछले 1 महीने के अंदर भाव में तेजी ज़रूर है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में तेजी और कंसिस्टेंटली तेजी बनती हुई दिखाई देगी। बट हाँ, अगला 2 महीना काफ़ी क्रूशियल है बिकॉज़ इस बार समर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है और अगर बारिश की बात करें, अगर थोड़ा भी एक्सटेंडेड आता है या पुअर होता है, तो इस बार हमारे खरीफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे जाके रबी पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर, बहुत विस्तार से आपने तमाम चीज़ें बताई यहाँ पर। सर, ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पे जो कैस्टर सीड है अभी भी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो ये जानना चाहते हैं। इस चीज़ के सवाल को लेकर दुविधा है उनके मन में। शॉर्ट टर्म में कैस्टर सीड की कीमतों पर आपका क्या आउटलुक है, क्या नज़रिया रहेगा सर? देखिए, ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी के चलते हम प्राइजेस पे बार-बार में दबाव की कोशिश देखेंगे। हमने देखा था कि प्राइस दिसंबर में या अगर हम जनवरी की भी अगर बात करें, तो ये साल जब चालू हुआ था, तब भाव 6,700 के करीब था। प्रोडक्शन हाई होने की वजह से भाव में जबरदस्त गिरावट आई और हमने 6140 तक का भी लेवल दिखा है। तो टेक्निकल चार्ट पे तो ऐसा कोई बड़ा दबाव नहीं दिखाई दे रहा है। हालाँकि 200 मूविंग एवरेज 6650 के करीब है, जो काफ़ी क्रिटिकल रेजिस्टेंट का रूप लेगा। तो टाइमिंग हो सकता है प्राइजेस ग्लोबल सेंटीमेंट को देखते हुए 6450 से 6470 के करीब मिलता है, लेके चलना चाहिए, बिकॉली नहीं करनी चाहिए। प्राइजेस को 6400 का सपोर्ट मिला हुआ है जो 50 मूविंग एवरेज है। बट ध्यान रखिए ऊपर में 6640, ये 6650 जो 200 मूविंग एवरेज अगर ये तोड़ता है तो अगले 1.5-2 महीनों में फेज मैनर में हम 6-700 का लेवल देख पाएंगे। बट कुल मिलाकर सप्लाई ज्यादा होने के बावजूद भी धीरे धीरे डिमांड इंप्रूवमेंट रहेगी, जो प्राइजेस को सपोर्ट की सलाह नहीं है, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है सर, आखिरी सवाल है जैसा मेरा यहाँ पर, वायदा बाजार में किसी को अगर एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो उसके लिए टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगी? देखिए, वायदा बाजार में मोमेंटम बहुत ज्यादा है, लेकिन मसालों पे नजर रखिए जहां पे हल्दी ने पिछले हफ्ते शानदार रिकवरी दिखाई है। प्राइजेस 14 साढ़े 14 के नीचे सस्टेन नहीं कर रही है। फाइनेंशियल ईयर होल्डिंग होने की वजह से फार्मर भी निचले लेवल पे बिकवाली नहीं कर रहा है, बट करंट लेवल से मुझे लगता है तेजी अच्छी रहेगी। तो 14,900 पे लेके चलिए अप्रैल वायदा, 14,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 15,500 का टारगेट रहेगा। वहीं दरिये में भी अगर हम देखें तो बैलेंस शीट काफी ज्यादा टाइट है और जिसके चलते 12,000 पे लेके चलिए, 11,700 के स्टॉप लॉस से 12,500 का इमीडिएट टारगेट है। बट धनिया हर्ष ऐसी कमोडिटी होने जा रही है, अगले 2-3 महीनों में हम देखेंगे प्राइजेस 14.5-15 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। लास्ट हम गवार पे आते हैं, काफी पिछड़ी हुई कमोडिटी है सभी एग्री के मुकाबले, बट अब कहीं ना कहीं 5500 का लेवल बहुत ही अट्रैक्टिव है, यहाँ पे लेके चलिए। 5440 के स्टॉप लॉस से इमीडिएट टारगेट तो 5580 का है, बट कुल मिलाकर हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ में ये 5750 से 5800 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी। जाने में इसमें कुछ भी नहीं है, बट अगर मोमेंटम क्रिएट होता है तो मुझे लगता है धनिया और गवार ऐसी कमोडिटी बनेगी अप्रैल में जहां पे जबरदस्त तेजी बनेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी हमेशा आपसे मिलती है सर। डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। देखिए आज हमने फ्यूचर्स की बात की है जो एग्री पे ट्रेड होते हैं। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप एग्री कमोडिटी में ट्रेड करते हैं रिस्क रहता है, बट कमोडिटी के साथ साथ जैसे इक्विटी में होता है वैसे ही उससे बचने का सबसे अच्छा साधन है, एक स्टॉप लॉस लगाइए, दूसरा सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेकर काम करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। एग्री मीटर फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।